पिछले 36 वर्षों से मंच पर हूँ। 2 सितंबर को मुझे 36 साल हो जाएंगे कविता पढ़ते हुए। और शुरुआती दौर में इस पूरे क्षेत्र में, जबलपुर के आसपास, मंडला में, बारासिवनी में, यहाँ तक कि शहडोल में भी 20 वर्ष पूर्व, लगभग 18-20 वर्ष तक मैं आया था। लेकिन पिछले 10-15 वर्षों से व्यस्तता के कारण या अन्य कारणों से भी सुदूर अंचलों में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। आज भोपाल में हमारे बहुत सारे मित्र, जबलपुर के बहुत सारे मित्र, दिल्ली के भी बहुत सारे मित्र इस बात पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि मैं जबलपुर से भी 4 घंटे 4.5 घंटे दूर एक जगह पहुंच रहा हूं। लेकिन इस छोटे से मोहब्बत भरे शहर में आकर जितनी मोहब्बत के साथ, शिद्दत के साथ आप इतनी देर से बैठे हुए हैं, उससे लग रहा है कि मेरा पूरा आना सार्थक होने वाला है, अच्छा होने वाला है। आप कवियों पर कटाक्ष, नेताओं का कटाक्ष बोलिए तो दिखाई देता है। राहुल गांधी पैदल चलते हैं, उनकी पदयात्रा में दिखाई देता है। बाकी जो सत्ता पार्टी है उसका तो प्रिय है ही, हमारा बहुत प्रिय है। देश के एक बड़े कवि संजीव सपत जी का सुपुत्र है सुदीप खुदा, यहाँ पर आज हम उसके घर में हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। उसके बगल में डॉक्टर भुवन मोहिनी है जो इंदौर से आई है। बताया गया कि पहले भी आई थी, हो सकता है तब आपकी समझ में आई हो कविता, इसलिए दोबारा आपने उन्हें बुलाया है। वो आज आपके बीच आई है। बहुत जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करिएगा। इधर कई चैनल्स में उसको देखा होगा, लाफ्टर में भी आया था, रात को कई बजे डिस्कवरी में भी आता है, 2-3 बजे। बम्बई से हमारे पीछे कितना सुंदर कुर्ता पहन रखा है, स्कार्फ मेरा दिया हुआ। एक बार जोरदार तालियां दिनेश बावड़ा को बजाइए। ये हमारे कवि है, मेरा नाम कुमार विश्वास है। आपकी आंखों में थोड़ी लज्जा शेष हो तो एक बार मेरे लिए भी तालियां बजा दीजिएगा। देखो भाई, देश गया था त्रिवेणी घाट पर अपने अपने राम करने के लिए। 3 दिन में वहां बोल रहा था, तो वहां तो गंगा का तट था, अच्छा विषय था। लेकिन ये कवि सम्मेलन है तो देश भर की मीडिया प्रतीक्षा कर रही है, सारे टीवी चैनल आए हुए हैं कि अब 4 तारीख के बाद क्या नई टिप्पणियां कवि बोलते हैं। और एक छोटे से कस्बे में मैं हूं, इसलिए मैं नहीं कह रहा कि आप जनता की दृष्टि से छोटे हैं, या धन में हो सकता है कि आपने इसको संयोजित करने के लिए प्रयास बहुत किए, लेकिन फिर भी आपने जो चीजें की होंगी। कमलेश हमारे छोटे भाई को, हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, मेरे 30 साल पुराने दोस्त हैं, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश जी। उन्होंने फोन करके मुझे कहा कि भैया हमारा एक बालक है, उसका प्रोग्राम कराइए जबलपुर में, पैसे कम ले लीजिए थोड़े से। भाजपा के हैं वो, तो इसलिए बोल भी सकते हैं, तो वो की आदत होती है, भाजपा के मित्र बैठे बुरा ना माने, इनका यही मानना होता है हम कितने भी में दूसरा कम ले लें। इस मामले में कांग्रेस से अच्छे हैं, हम भी खूब लेंगे, तुम भी खूब ले। तो जब भी किसी भाजपा का फोन आए समझ जाओ कि ग्रुप पैसे कम कराएगा। तो ब्रजेश पाठक हमारे 30 साल पुराने दोस्त हैं, जब वो छात्र संघ के अध्यक्ष होते थे तो मैं उनका कार्यक्रम करने लखनऊ विश्वविद्यालय जाता था। फिर वो सांसद बने, मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, और जैसा भाजपा में चल रहा है कुछ पता नहीं कितने मुख्यमंत्री बन जाए, पता थोड़ी चलता है। हाँ, भाजपा में ऐसी होता है, चुनाव होने के बाद जैसे राजस्थान में हुआ, प्रधानमंत्री जैसा इकट्ठे करे 136 विधायक, सब जीत गए। बोले हाँ सब जीत गए। पीछे एक लड़का खड़ा था, बेटा तुम भी लड़े थे? जी अंकल मैं भी लड़ा था। क्या नाम है? भजन लाल। आओ बेटा कृष्ण आ जाओ। ऐसे वो पता ही नहीं था मोहल्ला जी को, बेचारे यादव साहब को मेरा क्या अपना है, मुख्यमंत्री तो ऐसे चलता रहता है। तो उन्होंने कहा कि चले जाओ भैया वहां पर जरा। तो मैं आ गया इस कार्यक्रम के लिए, दूर आया। हमारा जो मीडिया देखता है, जो मेरा ब्रांड देखता है बम्बई की कंपनी, वो थोड़ी इस निर्णय से नाराज थी कि हम जबलपुर उतरेंगे, फिर 4.5 घंटे चलेंगे, फिर प्रोग्राम पढ़ेंगे 4 घंटे, फिर लौट जाएंगे जबलपुर, फिर फ्लाइट पकड़ेंगे। बीच में कोशिश हुई कि हेलीकॉप्टर ले लिया जाए, हमारे मित्र इकट्ठे किया, जब यहाँ रुका मंगा लिया जाए। फिर लगा मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर जाना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जगह आना मुश्किल है, कितनी प्यारी जगह है। मैं उनसे एक बात कह के यहाँ पर आया था, और अगले 4 घंटे में उस बात की गवाही चाहता हूँ आप सबसे। कलकत्ते में जहां हम जाते हैं, मुंबई जहां हम जाते हैं, लंदन जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, चाहे किसी चैनल के सोनी के शो में जाते हो, इन तथाकथित बड़े नगरों में धन कविता सुनता है, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, लेकिन बुढ़ार जैसे प्यारे कस्बों में मन कविता सुनता है, प्यार से लोग सुनते हैं। जिस तरह से शहर के सभी
तमाम बड़े लोग, महत्वपूर्ण लोग, जज साहब आए इतनी दूर से। जज साहब मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ कहूंगा तो भी वकील अच्छा होगा, आप जमानत दे देंगे, इसमें क्या बात है। लड़के ने गाड़ी खड़ा दी, जज साहब ने जमानत दे दी, बोले निबंध लिख दो। तो जज साहब अगर कोई कभी कोई ऐसी बात है तो आप ये कहते ना 4 लाइन का निबंध लिख दो। जज साहब बैठे, एक कवि ने अदालत के सफाई में 3-4 वकीलों ने ताली बजाई। एक कवि ने एक बार इतनी लंबी कविता पढ़ी कि सामने बैठा हुआ मुख्य अतिथि ही वीर गति को प्राप्त हो गया। उसका मुकदमा जज साहब की अदालत में चला तो जज साहब ने कहा, नीच कवि, तेरे इस दीर्घ काव्य पाठ के कारण एक अच्छा आदमी मारा गया, तुझे मृत्युदंड दिया जाता है, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। तो कवि बोला, जज साहब वही वाली कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एजाजुल्लाह साहब, हमको वो कविता याद है, जब भी आपका मन करे हम सुना सकते हैं आपको। अच्छा कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश पुलिस की अच्छी व्यवस्था है। मध्य प्रदेश पुलिस का मैं सदा से सम्मान करता हूँ, बहुत पुरुषार्थी पुलिस है। ये देश की अकेली पुलिस है जिसने निर्भय गुर्जर को 2 बार मारा। तो भगवान नहीं कर पाए थे। अच्छा, कई बार तो हर साल मारने लगी थी। 20 वर्ष का निर्भय गुर्जर मार है। लेकिन बड़ी शालीनता के साथ आप लोग हमको लेके आए जबलपुर से, फिर लेके जाएंगे जबलपुर। हमारे इतने सारे मित्र आपके यहाँ हैं, 4 ही हैं हमारे छोटे भाई, नवनीत वसीम, तमाम छोटे भाई आपके यहाँ। लेकिन फिर भी देखो, सब हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी बैठे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस से ज्यादा शालीन आप लोग नहीं। यूपी की पुलिस देश की सबसे सभ्य पुलिस है। वो अपराधी के दरवाजे पे नई फॉर्च्यूनर लेके जाते हैं, कहती है सर बैठिए। अपराधी कहता है ऊंट पे बैठ के चला जाऊंगा पर तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठ। जिनको समझ में आ गई वो ताली बजा सकते हैं कि मैं क्या करना है। भाजपा के मित्र बैठे हैं। अच्छा, भाजपा वालों को बड़ा अजीब है, वो चुनाव के निर्णय के बाद ये तय कर नहीं पा रहे कि सरकार बनाने के कारण हंसे या 240 आने के कारण रोए। ये अद्भुत चुनाव था, इसमें जो हारा वो भी प्रसन्न, जो जीता वो भी प्रसन्न। कांग्रेसी भी प्रसन्न है, 99 तो हुए, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के मित्र बैठे हो, आप लोग मेहनत करिए। हालांकि मध्य प्रदेश में जो आपने सहयोग किया इसके लिए पूरी भाजपा आपका आभार व्यक्त करती है। पटवारी जी में नाम का ही जीतू रह गया, सीट न जीती गई है, लेकिन अच्छा है, मेहनत करते रहना चाहिए। दोनों पक्ष मेहनत करने चाहिए किसी प्रकार से। लोहिया जी कहते थे लोकतंत्र की रोटी अलटती पलटती रहनी चाहिए, और अच्छा हो रहा है कि चलो 15 साल सिकेगी रोटी। ये जो लोहिया जी का सूत्र है, ये लोहिया जी के एक ही चेहरे पर समझ में आया कि अलटती पलटती रहनी चाहिए। वो थे नीतीश कुमार जी। उनसे मैंने पूछा कि हर 3 महीने में कैसे करते थे, बोले लोहिया जी क्या कर रहे थे, अलटती पलटती रहनी चाहिए। मैंने कहा लोहिया जी ने ये थोड़ी कही थी कि हर 5 मिनट बाद अलटती पलटती चली जाए। लेकिन बहुत अच्छा है, भाजपा के मित्रों की सरकार बन गई है, शपथ ग्रहण हो गया है। सीना अभी भी 56 इंच का है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो जो 2 दर्जी पकड़े नायडू और नीतीश, उन पर थोड़ा नजर रखना कि उनका इंस्टीट्यूट छोटा भी ना हो जाए। बाकी बहुत शानदार। लेकिन इस बार चुनाव हुआ बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा चुनाव हुआ, चलता रहा, ऊपर नीचे होता रहा। 340, 360, 370 टोटल संख्या जितनी नहीं है, एक ने तो कहा भाई साहब 600 से कम नहीं है। मैंने कहा इतनी कहां से लिया? बोले वो पाक अधिकतर कश्मीर की ओर छोड़ दिया हमने। बड़ा अच्छा आपने काम किया। प्रधानमंत्री जी चुनाव परिणाम से 2 दिन पहले ध्यान में चले गए, ये कांग्रेस के मित्र कोर्ट में चले गए, चुनाव आयोग चले गए जिनका ध्यान रुकवाओ। मैंने कहा ये पहला विश्वामित्र जिसकी तपस्या से मेनका परेशान हो रही है भाई, उनका ही काम हो रहा है। तो कोई कभी ऐसी टिप्पणी करे जो आपको अनुकूल न लगे, आपकी पार्टी, आपकी सोच, आपकी वैचारिकी के विपरीत जाए। वो विधायक जी बैठे हैं, वर्तमान विधायक जी बैठे हैं, वर्तमान विधायक जी बैठे होंगे किस पार्टी से? वर्तमान कांग्रेस में। अच्छा, पहले कांग्रेस में थे। ओ हो। ये उसी दावत के अंतर्गत आए थे जिसमें इमरती जी थी। यहाँ तो पता ही नहीं चलता था, यहाँ तो मतलब ऐसा माहौल करा। ये देखिए ऐसा नहीं है, इस बार तो पूर्ण बहुमत आपको यहाँ पर मिल भी गया, अच्छा हुआ।
शिवराज जी ने क्या मेहनत की, कृषि मंत्री बने, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश का भी किसानों का भला हो, मेहनती आदमी मामा, इस क्या बात है। मैं तो उनका व्यक्तिगत रूप से बड़ा प्रशंसक हूँ, बड़ा फैन हूँ। तो कोई कभी ऐसी बात बोले जो आपके पॉलिटिकल विचार के खिलाफ जाती है तो कृपया बुरा मत मानिए। और नेताओं के चिंटुओं से अनुरोध है कि इनके कारण लड़ना बंद करिएगा। जहां 4 संख्या कम पड़ी है इधर से उधर चले जाएंगे, फिर तुम यही कहोगे पिछली बार उधर थे इस बार इधर है, क्या फर्क पड़ेगा इससे। तो इसलिए कोई भी बात कभी ऐसा कहे तो उसका बुरा मत मानिए। आइए मैं माँ सरस्वती की वंदना के लिए, माँ की यशस्वी पुत्री जो हमारे बीच इंदौर से आई है, डॉक्टर भुवन मोहिनी, डबल पीएचडी है, इसने पहले हिंदी में पीएचडी की, फिर नौकरी नहीं लगी, तो इसने ज्योतिष में पीएचडी की क्यों नहीं लग रही। फिर जब दोनों के कारण नहीं लगी तो फिर ये कवि सम्मेलन में आ गए। बहुत लोकप्रिय कवित्री है, हाँ ये 2 पीएचडी है लड़की, बहुत प्यारी बच्ची है। ये पहले भी यहाँ पर आई है और कार्यक्रम कवि सम्मेलन पढ़ने के लिए आई है। बता देना ठीक रहता, पता नहीं क्यों आई, आप क्या सोचेंगे प्यार से, लेकिन बहुत अच्छा है। बलबीर सिंह जी बहुत बढ़िया, आपने मेहनत की, आपने अपना बेटा अनेक हमारे साथ भेजा। ये मेहनत उसमें नहीं की, मतलब हमें लाने में मेहनत की आपने, इसके लिए हम आपका बहुत प्यारा बच्चा है, बड़े आनंद के साथ लाया, बड़ी उसमें समझ है, अच्छी बात उस बच्चे ने की। मैं बस आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगले 3-4 घंटे ऐसे दे दीजिए कि मेरा मन करे कि मैं बार बार आपके यहाँ आऊँ, बुढ़ार आऊँ, धनपुरी आऊँ, अलग अलग जगह पर ऐसी जगह पर जाऊँ। मेरा बड़ा मन करता है कि जहाँ गांव कस्बे हों, पूरे रास्ते में छोटे छोटे, मैं एक शुद्ध कस्बे से आया हूँ, एक छोटा सा कस्बा 15,000 की आबादी का था जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैं रहता रहा। अब मैं जिस शहर में रहता हूँ वो शहर तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर है नोएडा, लेकिन वहाँ कोई पहचान नहीं है। पीछे के बंगले में कौन रहता है, इधर की कोठी में कौन रहता है, कोई किसी को नहीं जानता। मैं जिस कस्बे में था वहाँ पूरा कस्बा एक दूसरे को जानता था। वहाँ मेरे चाचा ताऊ के अलावा कोई संबंध ही नहीं था, या तो कोई ताऊ था या कोई चाचा था। एक आध कोई महिला जो शादी के तुरंत बाद आ गई थी या जिसका विवाह नहीं हुआ था वो बुआ थी। लेकिन ये जो नए शहर बसे हैं जिनमें हाय ब्रो बस पड़ोसी है इतना हो पाता है, ये बुढ़ार आकर मुझे लगता है कि मैं अपने गांव लौटा हूं, मैं अपने घर लौटा हूं, मैं अपने लोगों के बीच लौटा हूं। तो उस खुशबू को महसूस कराते रहिएगा। एक छोटा सा संकट इस कवि सम्मेलन में और है, जो सचमुच अच्छी तालियां बजा रहे हैं, जिन्हें सचमुच कवि सम्मेलन सुनना है वो तो पीछे फंसे हुए बेचारे, कहां से ताली बजा रहे हैं। और जिनको ठेठ के पास पहुंचाएगा कि बड़े आदमी वो सोफे में फंस रहे हुए आगे, तो अब क्या है, ये तो ताली बजाते नहीं, ये तो बड़े लोग, इनका क्या मतलब, इनमें तो हर काम के लिए आदमी रख रखा है। नहीं, हर काम में बाकी काम सम्मिलित है, तुम सोचोगे हर काम के लिए रख रखा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इनको जज साहब को क्या मतलब, इन्हें तो पकड़ के लाने वाला अगला, सजा सुनाने वाला अगला, और वो बाहर एक इनके होता है, वो बाहर जो आवाज लगाता है, इनके सामने ही आवाज लगाता है वो, और वो आवाज लगाने के पैसे ले लेता है भाई। मैंने कहा गजब न्याय चल रहा है। अच्छा, आपने अगर उसे 500 रुपए नहीं दिए तो वो धीमे से आवाज लगा देगा, सुधीर बोला नहीं लगी नहीं, और अगर पैसे दिए तो ठीक से लगाएगा, सुधीर बोला बना भुवन मोहिनी, ऐसे आवाज लगाएगा। तो जो आगे लोग बैठे हैं, सोफे पर बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ कि आप शहर के बड़े वाले हैं, फिर भी तुम पीछे वालों संभाले रहो, बैठना मामले को, क्योंकि बरसात कल हुई थी। मैं 36 साल से वो पहली बार आया हूँ, बीच में राजनीति के बियाबान में चला गया था, फिर लौट के आया, क्योंकि मुझे पता चला कि कई बारातें ऐसी होती है जहाँ हम जैसे आदमी की चप्पल चुक जाती है। अब कुछ पता नहीं मैं किधर निकल जाऊं, संन्यास ले लूं, दोबारा राजनीति चला जाऊं, मुझे पता नहीं है। मैं 36 वर्ष में पहली बार आया हूँ। कल बारिश हुई थी, ये अध्यक्षा जी बैठी हुई है, खुद कवियत्री है, एक एक पल को जीना, क्योंकि आज की रात फिर नहीं होगी, आज की रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। तो हमारा इंद्रदेव से वादा है, प्रॉमिस है। जब इन्होंने हमें कहा था कि बरसात हो रही है, मैंने कहा चिंता मत करिए, सुबह पूजा में बैठेंगे, भगवान राघवेंद्र सरकार से कहेंगे कि जरा इस चेले को समझाइए कि आज ये बारिश न करे, आज हम शब्दों की बूंदें लेकर आए हैं और दावा करते हैं कि इस पूरे कोयलांचल को अपनी कविताओं में भिगो के जाएंगे, बानशक्कर करके जाएंगे। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाते हुए भुवन मोहिनी का स्वागत करिए। वंदना।
अग्निवत मधुमती सर्वशक्ति स्वामिनी रसवती सरस्वती। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती, जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती सर्वशक्ति स्वामिनी रसवती सरस्वती, सर्वशक्ति स्वामिनी रसवती सरस्वती। आजकल तो कविता YouTube पर प्रचलित है। अभी आज एक ताजी टिप्पणी अभी मुंह से निकली होगी, ये सुबह तक बासी हो जाएगी, क्योंकि अभी इस मोबाइल से इस कैमरे से जाता हुआ कोई व्यक्ति इसे नोट कर लेगा, वो ट्विटर पर डाल देगा। और भारत में कोई कॉपीराइट तो है ही नहीं, एवरी राइट टू कॉपी है, किसी को भी कॉपी कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। पहले एक समय होता था कि एक कवि कविता लिखता था, फिर वो सामने जाकर पढ़ता था। संचार ने बड़ी मुश्किल पैदा की, संचार ने हमारे अंदर का उत्सव कम कर दिया। पुराने लोग जहां बैठे हो सोचिए, मैं तो ज्यादा पुराना नहीं हूं, आधी सदी बीती है। चाय नहीं, चाय 241 आ गई हो, चाय वाले को मत रोको। चाय वाले को जिसने रोका उसका काम समाप्त हुआ। तो हमारे अंदर का उत्सव छोटा पड़ गया। दीपावली पर वो उत्सव नहीं है जो हमारे बचपन में, होली पर वो आनंद और धमाल नहीं है जो बचपन, क्योंकि टीवी ने संचार ने उत्सव कम कर दिया। रोज आप फिल्म फेयर देख रहे हैं, रोज आप कुछ ना कुछ देख रहे हैं, शपथ ग्रहण चल रहा है तो वही देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, रोज मैच देख रहे हैं। ऐसे में इतने हजारों लोग एक जगह इकट्ठे होकर अगर किसी आनंद से जुड़ते हैं तो उसका नाम कवि सम्मेलन है, उसका नाम मुशायरा है। तो कवि की किसी सामान्य उक्ति को भी ये सोच के मत खामोश बैठ जाइएगा कि अरे बात तो सुनी थी या ये बात तो मोबाइल पे आई थी। आप तक पहुंचने की उसकी मेहनत के नाम तालियां बजाइए। आप सोचिए कि मैं सुबह 1 बजे की फ्लाइट पकड़ने के लिए मैं 11 बजे घर से निकला। 11 बजे घर से निकलने के लिए मैंने 10 बजे ब्रेकफास्ट किया। 10 बजे ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं 6 बजे उठ गया, घूमकर आया, जो दैनिक क्रिया है वो करी, नहाया, उसके बाद किया। यानी कि मैं आप तक पहुंचने के लिए अभी 10 बजे तक चल रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं बुढ़ार तक पहुंच जाऊं। तो हो सकता है कि कोई दीवाना कहता है आप सबको याद हो सकता है कि कोई और कविता आप सबको याद हो, लेकिन इसलिए सुनिए कि इस आदमी ने इस आवाज को छूकर आपके पांवों तक, आपके हाथों तक पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत की, इतनी शिद्दत से यहां तक आया। तो मैं जिस कवि को बुला रहा हूं वो कोयलांचल में पहली बार आया, वो 5 साल से मंच पर है, पूरे भारत में घूम आया है। दिल्ली में एक लाल किले का बड़ा कवि सम्मेलन होता है, वहां पढ़ चुका है, टीवी पर पढ़ चुका है, विदेश पढ़ चुका है। इसके हिस्से में, इसकी स्मृति में बुढ़ार ऐसे लिखा जाएगा जैसे मेरी स्मृति में अशोकनगर, खुरई, गुना, बारासिवनी, इस इलाके के सारे इलाके लिखे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि कुशल कुशलेंद्र जब यहां पर आए तो आपकी तालियां हम सबसे ज्यादा उससे मिले, जितनी अभी आपकी तालियों में थोड़ा गर्मी नहीं शुरू महसूस करना चाहता हूं। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। आपने मेरे स्वागत सम्मान में जो घनघोर तालियां बजाई हैं उसके लिए मैं और मेरे होने वाले बच्चे आपके आभारी रहेंगे। थोड़े आगे वाले लोगों ने कम बजाई, ऐसा लग रहा है आप कवियों की सुपारी लेके बैठे हो। आप सबसे निवेदन है थोड़ा जागृति से बैठिएगा। पहली बार यहाँ पर उपस्थित हूँ और पूरा उत्सव का माहौल है, क्योंकि हिंदी कविता के सबसे बड़े उत्सव की उपस्थिति आज इस पवित्र भूमि पर हुई है। मैं चाहता हूँ एक बार दोनों हाथ आकाश में उठा करके स्वागत करिए आदरणीय सर डॉक्टर कुमार विश्वास जी का। ये दिनेश दा मेरे से कह रहे थे बराबर में बैठ के, बोले मैं उस मुंबई से आया हूँ जहाँ सितारे पाए जाते हैं, अगर मैंने जवाब सही दिया हो तो मुझे शुरू कर देना। मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ जहाँ बुलडोजर पाया जाता है। तो सबकी अपनी अपनी स्थिति है, सब कहीं ना कहीं से आए हैं। आदरणीय सर ने बताया कि मेरी अभी नई शादी हुई है, राजनेता बैठे हैं। सर मेरी स्थिति घर में बड़ी विचित्र है, बहुत खराब स्थिति है। मेरी पत्नी कट्टर भाजपाई है, एकदम कट्टर। मैं उसके साथ सोया, पर्स में 1000 रुपए रख के सोया। सुबह उठा तो पर्स में 600 रुपए। मैंने कहा 400 कहां गए? बोली मोदी जी ने कहा है
आपकी बार 400 बार तालियां जोरदार वाली बजा दो एक बार। हाँ, स्थिति बहुत खराब है। अब बाबा जी आ गए हमारे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने भी कमाल कर रखा है। हमारी स्थिति क्या है, नौजवानों की सुनना और आनंद लेना। निवेदन कर रहा हूं कि हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दे, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दे। अभी मध्य प्रदेश के एक सज्जन मेरे से कह रहे थे, बोले आप उत्तर प्रदेश से आए हो, आपके बाबा जी तो सबको निपटा देते हैं। मैंने कहा देखो, इसमें बाबा जी की कोई गलती नहीं है, सबका अपना अपना तरीका होता है। गांधी जी कहते थे अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप खुद उठा के उसे साफ कर दो। मोदी जी उनसे एक कदम आगे। मोदी जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो उसी से साफ करवाओ जिसने वो कचरा फेंका था। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। अब तैयार रहना, जो समझे उसकी हाथ उठा के तालियां चाहिए। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। बाबा जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप कचरे को भी साफ कर दो, और फेंकने वाले को भी। बहुत समझदार लोग हैं, 2-3 गुटों में लोग बैठे हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आप ऐसे ही समर्थन करेंगे जैसे एनडीए में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू करते हैं। अच्छा, तो थोड़ा आनंद के साथ बैठिएगा। मैं 4 पंक्तियां सुना रहा हूं। उत्तर प्रदेश में नौजवानों की क्या हालत है, आनंद का कवि हूं, जितनी देर आपके बीच में हूं मन दीजिएगा। निवेदन कर रहा हूं, स्वागत है बच्चे। क्या हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दे, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दे। हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दे, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दे। यूपी के नौजवान यही सोच रहे हैं, बाबा जी अपनी ही तरह बाबा न बना दे। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। आप भी बजाओ भाई साहब, आप कांग्रेसी हो क्या? पक्के वाले लग रहे हो, बिल्कुल हाथ ही नहीं। बात को समझो, मैं कहीं से भी निकल सकता हूँ। मेरी पार्टी का आज तक किसी को पता नहीं चला, पत्नी का चल गया। स्थिति देश में भी अलग ही चल रही है, समझ में ही नहीं आ रहा। झाड़ू आम आदमी के पास है, हाथ कांग्रेस के पास है, सफाई भाजपा करती है। अलग ही आनंद चल रहा है। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं। मध्य प्रदेश तो बहुत प्रसिद्ध हुआ पूरे देश में जब चीते आए, सब लोग सोच में पड़ गए, बोले चीते आ गए, चीते आ गए। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि चीते क्यों आए। अब आपको आनंद आएगा। निवेदन कर रहा हूं कि अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। मोदी जी के घर में जो एक शेरनी होती, अफ्रीका से मोदी कभी चीता नहीं लाते। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, बस यही मन देना है आपको, यही आनंद देना है। स्थिति बहुत खराब है। मैं तो कौन बनेगा करोड़पति में गया, अमिताभ बच्चन जी तो कमाल के आदमी, उन्होंने मुझसे पूछा, बोले मोदी जी में और मेरे में क्या चीज मिलती है। मैंने जवाब सही दिया हो तो जो समझ जाए उनकी तालियां उठे। मैंने कहा जी आप दोनों ही अच्छे एक्टर हो। थोड़े कम लोग समझे आप, बढ़िया। तो इससे अगली वाली बात आ रही है, उस पे हर व्यक्ति का आनंद आ जाएगा। अमिताभ बच्चन जी ने पहली बात पूछी, दूसरा सवाल तुरंत कर दिया, वो तो कमाल के आदमी है। उन्होंने कहा ये तो बता दिया क्या चीज मिलती है, ये बताओ क्या चीज नहीं मिलती है। अब जो समझे उसका आनंद बाहर आए। मैंने कहा जी जब आप रात को 8 बजे टीवी पे आते हो तो लोगों के पास पैसे आते हैं और जब मोदी जी आते हैं तो आप हालत देख रहे हो। यही आनंद रखना है। मैं 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं। अभी चुनाव हुए, तमाम तरीके के आरोप लगाए गए, कभी इधर से लगे कभी उधर से लगे। मैंने 4 पंक्तियां लिखी। एक कांग्रेस के व्यक्ति ने कहा कि मोदी जी तो पूरे विश्व में घूम लिए। मैंने 4 पंक्तियां एक ऐसी बात निकाली जहां मोदी जी आज तक नहीं गए, आपको आनंद आ जाएगा। निवेदन कर रहा हूं। अच्छा, कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो, मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से,
माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। बस यही आनंद रखना है, बहुत मन दे रहे हो आप। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं आपको कि जो आज ना बना तो कल जरूर बनूंगा, मैं आदमी तो देखना मशहूर बनूंगा। बेशक। मोदी जी तो कमाल के आदमी है सर। मोदी जी से मेरी बात हुई, मैंने कहा चीन की सेना भारत में बार बार आ जाती है, आप क्या कर रहे हो? मोदी जी ने एक फोन किया शी जिनपिंग को और सारे चीनी सैनिक वापस चले गए। मैंने कहा मोदी जी आपने ऐसा क्या कहा कि एक बात सुनने के बाद सारे चीनी सैनिक वापस चले गए? मोदी जी की होशियारी के लिए तालियां बजा देना, दिल्ली तक तालियां जाएं। मोदी जी ने कहा मैंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ 30 सेकंड की बात की। शी जिनपिंग को फोन किया और एक ही बात की कि जितनी तेरी आंखें खुलती है ना उतनी तो मैं बंद करके सोता हूं। जो आज ना बना तो कल जरूर बनूंगा, मैं आदमी तो देखना मशहूर बनूंगा, मैं आम आदमी बनूंगा केजरीवाल सा, नेता बना तो मैं शशि थरूर बनूंगा। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। मध्य प्रदेश के एक राजनेता का नाम लूंगा, आपको आनंद आ जाएगा। बड़ी जीत हुई है उनकी मध्य प्रदेश से, निवेदन कर रहा हूं कि सच को दिखा सकूं मैं मीडिया ही बना दो, रंग ऐसे भरो मुझको इंडिया ही बना दो। आप तैयार है ना? सच को दिखा सकूं मैं मीडिया ही बना दो, रंग ऐसे भरो मुझको इंडिया ही बना दो। मैं जिस जगह रहूं वहां पे मौज में रहूं, भगवान मुझको आप सिंधिया ही बना दो। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। हम कल जहां खड़े थे वहां आज खड़े हैं, वो भी कभी न देने की ही जिद पे अड़े हैं। किसी ने मुझसे पूछा बोले तुम्हारी हैसियत क्या है? मैंने 4 पंक्तियां अपनी हैसियत की पढ़ी हैं, आप सबकी भी यही हैसियत है, मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम कल जहां खड़े थे वहां आज खड़े हैं, वो भी कभी न देने की ही जिद पे अड़े हैं। पूछी किसी ने हैसियत तो मैंने ये कहा, मेरे 15 लाख मोदी जी के पास पड़े हैं। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। जब भी अच्छा लगे प्रतिक्रिया करिए। हमारे एक दोस्त थे हसीब सोज साहब, वो चले गए। उनका एक शेर है कि बेहतर दिनों की आस लगाते हुए हसीब। अब जो समझ जाए वो मुझे बताएंगे, मंच भी सुने कि बेहतर दिनों की आस लगाते हुए हसीब, हम बेहतरीन दिन भी गंवाते चले गए। हर आदमी दुख, मतलब आदमी सुख में प्रसन्न नहीं है। इतने कष्ट में लोग हैं, वो आने वाले कल के कष्ट में। आप कल के बाद, आज रात के बाद रात को सोते हुए सोचना, आप या तो जो चला गया उसका सोच रहे हैं या जो आएगा उसका सोच रहे हैं। जो वर्तमान में आपको मिला इसका नहीं सोच रहे हैं। मेरे जीवन में इतना आनंद है, इसके बाद भी लोग बस मेरे कष्ट से दुखी हैं। मैं जबलपुर उतरा तो सीआई से पहला पूछ कह रहा था मुझसे, भाई साहब बड़ा बुरा लगा, आप भी लड़ जाते तो। मैंने कहा यार अब तो शादी के इतने साल हो गए, अब तो लड़ाई होती नहीं है। नहीं साहब मैं तो चुनाव की कह रहा था। अच्छा, मैंने कहा जो लड़े उन्होंने क्या कर लिया? लोग कष्ट में हैं। आप जो यहाँ बैठे हैं, ये मान के चलिए कि आप अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 4 घंटे जी रहे हैं, जो आपकी जिंदगी में सबसे अच्छे। क्योंकि देखिए, पॉजिटिविटी अंदर से लाइए, सकारात्मकता लाइए, सोचना शुरू करिए। मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि आप ये हो सकते थे, आप वो हो सकते थे, आपने जिन्हें बनाया वो फना बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, और आप, अरे भैया ये तो भगवती की कृपा है, सरस्वती की कृपा है, ये राम जी की कृपा है कि मैं वहां जाके भी यहाँ तालियां और पैसे ले रहा हूं, वरना मैं भी बिहार में बैठ के दारू का हिसाब दे रहा होता, कितनी बोतल कहां चलेगी। आप सकारात्मकता की सोचिए। जो कांग्रेस के यहाँ लोग बैठे जो हार गए, कांग्रेस के साथी बैठे जिन्होंने पार्टी नहीं बदली दुर्भाग्य से, वो लोग सकारात्मक सोचें। वो सोचें कि ये समय उन्हें मिला है जब उनसे कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा है।
आराम से मेहनत करिए, पहुंचिए, एक समय आएगा आप अपने आप वहां पहुंच जाएंगे जब पहुंचना है। ये तो चक्र है, गोल चक्र है, अंत में वहीं पहुंचेगा। तो जो खूबसूरत वक्त आपको मिला है इसी पल, उसका आनंद उठाइए। माइक बहुत अच्छा है, माइक इतना अच्छा है कि इसमें से नरेंद्र मोदी बोले तब भी राहुल गांधी की आवाज आ रही है। बहुत अच्छा माइक। वाह भाई कमलेश, क्या तूने मेरे को लाके फंसाया है, बहुत अच्छा। आए गणेश बाबा, आइए। अब बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब मुझे प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि माइक ऐसी जगह रखवाया जहां से मैं दिखूं नहीं। उसके पीछे कारण, मेरा चेहरा आप ध्यान से देखें। वो चाहते नहीं कि ये चेहरा फैले। मेरा चेहरा आप ध्यान से देखें, माननीय अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। हाँ, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? मैंने तो बदला, पहले बहुत ज्यादा मिलता जुलता था, मैंने चेंज करके लिया। लेकिन आप लोग जैसे सुन रहे हैं बस ऐसे ही सुनते रहिएगा। मतलब मुझे लग नहीं रहा कि मैं कभी सम्मेलन में हूँ, मुझे लग रहा है मेरी श्रद्धांजलि सभा में आप लोग उपस्थित हुए हैं। मैं करा लूंगा, ताली भी बजा लूंगा, ये मोहल्ला भी। टेंशन लेना नहीं, कोई तनाव पालना नहीं। बहुत अच्छा माहौल। एक नई कविता भी सुनाने का मानस है डॉक्टर साहब को लगा। 6 पंक्तियों से देखिए, मैं चेचिस मुझे अलाउड नहीं करती इतना लंबा सफर करने के लिए। हाँ, मुझे लगा था कि मैं गाड़ी से आ रहा हूँ, कंधे पे जाऊंगा, लेकिन सच बताता हूँ, लेकिन भगवान ने, वो आप कुमार सर ने इतनी तारीफ की आपकी, इतनी तारीफ की, क्या दिनेश चल तू देखना बेटा क्या सम्मान करेंगे ये लोग। एक ही बुके मिला मुझे। जो आ रहा है इन्हीं को दिए जा रहा है। जो आ रहा है, जो भाई साहब छाती पे जो बीत रहा था ना, आपकी तालियां ही वो बुके की कमजोरी महसूस नहीं कराएंगे। भाई साहब आगे मत रखना। मांगने से जो मिले वो क्या बुके। आनंद लेना, मस्ती लेना, कोई बात नहीं है। वो हमारे स्टार है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो इतना पैसा लेते हैं कि अगले साल वो आ ही नहीं सकते। हम ही आएंगे आपके काम। भाई साहब ताली बजाए तो ताली कमलेश भैया गलत करे, वो तो ब्रिजेश भैया के चलते इतने में आ भी गए। लेकिन अच्छा आनंद लेना, मैं आनंद का कभी कोई तनाव पालना नहीं, मस्ती रखना। पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं और मुंह से निकालना शुरू करती हैं। तनाव लेना नहीं आपको। अभी आप मेरे लायक हुए नहीं हो, दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, ऐश में लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं। अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ हो तो दुनिया की कहानी कह दूं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं मुंबई पे आप कभी हूँ, बहुत कुमार विश्वास जी ने दिया है, ये बहुत बड़ी जानकारी है। वो अच्छे के मुफलर निकालने वाले आदमी मुझे दिया है। लेना ये बोलने वाले भैया आप लोग भी अच्छे लोग ही होंगे, जो इतने करीब हो आप लोग भी अच्छे लोग होंगे। यार आनंद लेना, कोई टेंशन लेना नहीं। हाँ एक बार आप लोग भी बजा के बताओ, किसी मोहल्ले में हो आप लोग। हाँ बस आनंद लेना, कोई तनाव पाना नहीं, बहुत मस्ती से रहना, कोई तनाव। देखो हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते, अच्छा ये महिलाएं बिल्कुल नहीं करती। मेरा अध्ययन, मेरा रिसर्च अच्छा लगे तो बताना। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं, आ करके घर में तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो, स्वच्छता में भरोसा करते हैं। अच्छा आनंद लेना, आप लोग मस्ती लेना। अच्छा ताली बजाने का कोई टेंशन लेना नहीं है। भारतीय लोग हैं, भारतीय आदमी की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो, तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अच्छे फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। अगर आपने भुवन मोहिनी को पिछले साल ठीक से सुन लिया होता
तो इस साल पैसा किसी और कवित्री के घर जाता। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। वहीं ताली ठोकना, मेरी इज्जत रह जाएगी, आपकी इज्जत रह जाएगी, कोई टेंशन पालना नहीं। मैं एक लाइन का आपको जादू वाली बात बताता हूँ। हाँ, जादू करिए इसमें भाई साहब। दुनिया में लव मैरिज करो। अच्छा, अरेंज मैरिज बंद होना चाहिए इस देश में, लव मैरिज होना चाहिए सिर्फ। अगली पंक्ति समझ में आए तो बताना, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक लाइन का डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है, अध्याय समाप्त हुआ। आनंद लेना, कोई टेंशन पालना नहीं, मस्ती से रहना भैया, मस्ती से रहना, कोई टेंशन पालना नहीं। मैं ऐसे ही छोटे छोटे ज्ञान दूंगा। नेताओं का मां कसम बताता, मुझे बंबई का बता दिया गया। मैं मूलतः गोरखपुर से हूँ। अच्छा, ये भी है। तो मैं मूलतः भाई तहसील बता सकता हूँ, बांसगांव, जहाँ बीजेपी इस बार 324 वोट से मात्र जीती है। हम बता तो क्या मतलब, क्या जीते भाई, क्या भाषण हुए इस वाले चुनाव में। जो भाषण हुए ना, कमाल के। हमारे यहाँ नेताजी भाषण दे रहे हैं, अब भीड़ आई नहीं तो प्रधान को फोन किया, विधायक ने भीड़ लाओ दे, भीड़। अब किसान को पकड़ के लाया तो नेता ने किसान के पैर में मिट्टी दे करके पूछा, ये मिट्टी कैसे लगी है? किसान ने कहा, हुजूर सीधे खेते से आ रहे हैं, खेत में से सीधे चल के आ रहे हैं। हाँ, ये प्रधान जी ने बोला कि आपका भाषण सुनना है। नेताजी ने जो बात की, अच्छा लगा मुझे, कितने बुद्धिमान नेता हमारे देश में। नेताजी ने कहा, तुम हमें जिताओ, हम तुम्हारे खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। दूसरे वाले तो इससे बड़े निकले। दूसरे वाले ने बोला कि तुम्हारे गांव में जिस भी चीज की कमी हो हमें बताओ, हम पूरा करेंगे। क्या चीज की कमी है? एक आदमी बोला, हुजूर शमशान घाट हमारे यहाँ नहीं है। बोले, हमें जिताओ, अगर घर घर शमशान ना बना दिया। अध्याय समाप्त हुआ। मैं आते करवा टेंशन बात सुनना, डॉक्टर साहब अभी भी ढूंढ के लाया। हाँ, बोला तीसरे नेताजी स्कूल में पहुंचे और बच्चों को बोले, बिस्किट खाना बंद करो, मिड डे मील खाओ। बिस्किट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हाँ, क्योंकि बिस्कुट में बिस्कुट कूट करके भरा होता है। हद हो गई, क्या कमाल की बात होती है। लेकिन सचमुच अच्छी बात है। भैया जो फोटो निकाल रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा होटल है, हम लोग उसी में उतरे थे। शायद पैसा नहीं दिया होगा इन्होंने, गलत कह रहे हैं। होटल के लोग देखो, वो इसीलिए खड़े हुए उनकी ब्रांडिंग करें। हमने कर दी ब्रांडिंग, बहुत अच्छा होटल है, शादी विवाह वही होना चाहिए। ले हो, फ्री में नहीं होगा, हाँ दे के होगा कुछ नहीं। लेकिन तनाव मत पालना भैया, बहुत अच्छा। देखिए, हम 5 साल के थे, आप कसले गांव के लोग हैं, मैं भी गांव का हूँ। मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी मुझे स्कूल में जमा कराने लगे। जमा, पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था? अपने मन से जो जाता था वो विधायक बनता था, सांसद बनता था। जो अपने मन से नहीं जाता था उसको विधायक सांसद नीचे बैठ करके सुनता था। तो मैं अपने मन से नहीं गया। नहीं, हम बताएंगे, अम्मा काहे चिंता करें, हम बैठे हैं, पंडित आदमी, हम बताएंगे अध्याय कहाँ समाप्त। आप टेंशन। ऐसे बगीचे में मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा, किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में, जिसको हम 5 साल से बाप समझ वो तो अपना है नहीं। अपने पिताजी तो यहाँ मास्टरी कर रहे हैं। हमने अपने पिताजी से बोला, जब हमारे पिताजी नहीं तो घर में क्या करो? अरे बोले बेटा, इस संस्कार, हम ज्वाइंट फैमिली कल्चर के रहने वाले लोग, हम संस्कार समझ गए। मास्टर ने रजिस्टर में नाम लिखने शुरू किया, हमसे पूछा ये किसके पिताजी हैं? हमने कहा सर आपके ही हैं। जब हम आपका बेटा हो सकते हैं तो ये भी तो आपके बाप हो ही सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है? देखिए क्या युग था गुरुजी, भाई सही बता रहे हैं आप सुनना, ताली नहीं बजाओगे तो चलेगा भाई साहब, आप सुनना खाली। भाई साहब पहले दिन ही मास्टर ने कहा कि आज जितने बच्चे एडमिशन लिए हैं, पहला दिन है, वो बैठी हुई गाय का चित्र बनाए। आरएसएस के थे वो। तो बकरी तो बनवा नहीं सकते थे, गाय बनवा।
ये देखो जो सच है बोलेंगे हम आपको, पूरा मत माना। सर ने इसलिए बताया भाई साहब। अब हमने गाया गलती से, सुना नहीं और खड़ी हुई बन गई। हाँ, वो धोती अपने पहने हुए छड़ी हुए आए, बोले बेटा दिनेश बावरा, हमने बैठी हुई गाय बोला था। हमने कहा सर जब बनाई थी तब बैठी हुई ही थी, ये आपके हाथ में छड़ी देख करके खड़ी हो गई है। अध्याय समाप्त हुआ, जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं आनंद बांटने के लिए आया। आनंद पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। बिंदी लगाई तो हमने मास्टर से पूछा, मास्टर साहब ये बिंदी क्या है? उन्होंने कहा ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले बेटा ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर गए, हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा। हमने चाची से पूछा ये क्या है? तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। हम कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए। हमने कहा भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया है। छाती 56 इंच की हो गई कि महिलाएं क्या सम्मान देती है। हाँ, ताली बजाने वाले आगे भी तो सुन लो। शाम को जब हम वॉश फिशिंग में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिपका हुआ है। अब बजाओ ताली। सही बता रहे हैं आप लोग, वॉश फिशिंग के आईने से चिपका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिपका हुआ पाया, इतनी दुर्दशा एक दिन चाचा की मैंने कभी नहीं देखी। सवेरे माथे पे लगाए जाते हैं, शाम को कहीं भी चिपकाए जाते हैं और आप ताली नहीं बजाते। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी चाचा की और मेरी भाई का। आनंद नहीं क्या जीवन में यार। आप कविता सुनने आए, कविता का रंग जब देवराय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, डोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया। तो सुनील दत्त साहब ने गाया कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया, ये रंग कविता में आया। तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं और ये जितने लोग हैं एक एक हाथ हिंदुस्तान के सम्मान में खड़ा करेंगे। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंगे बसंती चोला माए। ये कैसा, वाह वाह क्या बात, वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये वाली ताली पहले बजा देते देना, खून खराबा नहीं करना पड़ता है। इधर आनंद लो यार, इतनी तारीफ मत, मेहनत मत कराओ, भीड़ ज्यादा है मैं समझता हूँ यार, कोई टेंशन लो मत। क्या चाह रहे हो? दो बात कर एक रूम में 4 मिनट बात क्या कर दिया आप तो अपनी क्या समझने लगे यार। तो मिलते आनंद लेना, मस्ती लेना, कोई टेंशन नहीं। कुमार सर है साहब, हम आपको बताएं कुमार विश्वास जी अब एक नाम नहीं है, एक ब्रांड भी नहीं है, एक आस्था है जो आदमी बस बैठ करके सुनना चाहता है। वो क्या बोलते हो, कविता के बहाने बैठूं, कभी राम पर चर्चा हो 3 दिन, कभी श्याम पर चर्चा हो। और अभी तो ब्रजेश भाई को आना था, इस बार आ नहीं पाए वो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में थोड़ी उथल पुथल चल रही है, वो थम जाए तो वो भी पधारेंगे। मैं जिस स्वर को बुला रहा हूं वो प्रेम का स्वर है, कविता का स्वर है, आके भी है लेकिन प्रेम प्रभु। यहाँ आपकी नगर की प्रथम नागरिक की महिला है, सामने ये भाभियां बैठी हैं, महिलाएं भी बैठी हैं। कहते हैं साहब 33% आरक्षण दे दीजिए राजनीति। मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि 50% आरक्षण से कम तो ठीक नहीं है महिलाओं के लिए। मैं जानता हूं इसमें पुरुष कम ताली बजाएंगे क्योंकि आपकी आदत हो गई है, आपको लगता है कि अरे महिला है ये क्या कर लेगी, ये कैसे कर लेगी। लेकिन इस मंच पर जितने कवि हैं और एक अकेली कवियत्री है, इनको साझी करते हुए, इनकी शपथ लेते हुए मैं जज साहब के सामने बात स्वीकार करता हूं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल पुरस्कार मिला तो वो अभिशापित और अंग्रेजों के द्वारा अपदस्थ किए हुए भारत में बहुत बड़ा गर्व का पल था कि हिंदुस्तान के कवि ने
विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जीता साहित्य का। उनको लंदन से रॉयटर के संवाददाता ने लैंडलाइन पर कॉल किया। उस समय लाइटनिंग कॉल कहा जाता था उसे। गुरुदेव को अनिद्रा की बीमारी थी, रात के 3 बज रहे थे, वो जगे हुए थे। किसी ने कहा गुरुदेव फोन आया है, तो गुरुदेव गए, फोन सुना, आधी सी नींद थी, आधा सा जागरण था। सामने वाले ने कहा कि मिस्टर टैगोर, यू एंड इंडिया आर फॉर्चुनेट एनफ, आप दोनों का बड़ा सौभाग्य है कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जो गोरे भी नहीं पा पाए वो आपको मिला है, आपके गीतों के लिए नोबेल पुरस्कार। गुरुदेव ने कहा धन्यवाद। तो उसने कहा कि कल हेडलाइन छपेगी, एक टिप्पणी बताइए आप गीत कैसे लिखते हैं। मैं इन आगे बैठी हुई महिलाओं को हाजिर जानते हुए भुवन की अगवानी में वो टिप्पणी पढ़ता हूं। गुरुदेव से पूछा कि आप गीत कैसे लिखते हैं, आपकी तालियां उस पर मोहर लगाएंगी। दुनिया के सबसे बड़े कवि ने हल्के से मुस्कुराते हुए फोन में कहा, मेरे दोस्त, मैं गीत नहीं लिखता, मैं गीत नहीं गाता, मेरे अंदर एक बिरहणी औरत है, वो रो देती है, मैं गा देता हूं और गीत तैयार हो जाता है। जिसके अंदर स्त्री नहीं है वो कभी नहीं होता। और यहां महत्वपूर्ण महिलाएं बैठी हैं। मैं रेहाना रूही का एक शेर पढ़ रहा हूं कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए। बहुत अच्छा पढ़ा दिनेश बावरा ने। एक टिप्पणी पर मुझे आपत्ति है और वो तुमने परिहास में कह दी, लेकिन उस लड़की के लिए कैसी आपत्ति? कंगना रनौत जैसी भी है, उससे आप सहमत असहमत हो सकते हैं। उसने एक चंबा के छोटे कस्बे से निकलकर तुम्हारी माया नदी के सारे अनाचारी पुरुषों की छाती पर कूदकर खुद को अभिनेत्री सिद्ध किया है, अपने नाम पुरस्कार लिए। उसने जिस भी कारण से किया, वो मंडी गई, चुनाव लड़ी, एक राजा के लड़के के खिलाफ लड़ी और जीत कर आई। उसके साथ जो हुआ वो हिंसक था, वो वर्दी में कोई व्यक्ति था, उसके लिए स्वीकार नहीं था। उससे मेरी भी 50 असहमति है। वो कई बातें ऐसी बोलती है जिससे असहमति हो सकती है, उन्हें संयम रखना चाहिए। लेकिन एक बेटी अपने गांव से निकली और दुनिया जीतने के बाद अपने गांव लौटी, इसके लिए उसका सम्मान होना चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए। बेटियां जहां बैठी हो, तुम दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाना, क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ बैठे हुए ये पुरुष अभी भी उस भूमिका से बाहर नहीं निकले जहां ये तुम्हें सिर्फ किचन में, चूल्हे चौके में देखना चाहते हैं। कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। पुरुषों, समय रहते स्त्रियों के साथ खड़ा होना सीख लो, वरना समय बीत जाएगा। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। और मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं। बताना जो बेटे हो, जो बाप हो, जो भाई हो, जो बहन हो, कि मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं। इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो जैसा हम 4 भाई हैं, 1 बहन है, हमारे दिन रात उलझ जाते हैं। अमेरिका जाते हैं 45 दिन के लिए, तो वहां दिन हो रहा होता है, यहाँ रात के 3 बज रहे होते, तो माई को फोन नहीं कर पाते कि माई की नींद खुल जाएगी। फिर जब उठते हैं तो वहां रात हो जाती है, सो जाते हैं या बात नहीं कर पाते। हम हो सकता है अपनी माँ को फोन ना करें किसी दिन, 10 दिन फोन ना करें, 5 दिन फोन ना करें। एक भाई वाइस चांसलर है, एक प्रोफेसर है, एक कंपनी में प्रेसिडेंट है, IITN है, एक हम है, लेकिन एक बहन है। या जितनी बेटियां बैठी हैं, मैं उनके चरण छूता हूँ। कोई दिन नहीं जाता जब वो माँ को फोन करके नहीं पूछती आपने शुगर की गोली ली, पापा ने अपना खाना खाया। ये बेटियां हैं। आखिरी शेर सुनिएगा रेहाना का, और दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ अपनी लोकप्रिय कवियत्री को स्वीकार करिएगा कि मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूं। इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। मैं इस शेर को कह रहा हूं, मुझे महसूस करिए, क्योंकि मैंने अपनी बिटिया की शादी तय की, अगले साल शादी है, तो मैं एक पिता की तरह कह रहा हूं, आप भाई की तरह सुनकर दोनों हाथ उठाना कि अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए भुवन मोहिनी का। वो यहाँ पर प्रस्तुत बुढ़ार 2 बार आई हूँ, जनता ने बहुत प्रेम दिया है, एक बार पुनः उपस्थित हूँ। अधिक समय नहीं लूंगी क्योंकि सबसे महंगे कवि को हमें सुनना है, मैं तो दोबारा आ ही जाऊंगी। कुछ विसंगतियों के पद आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा।
कि हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई है। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई रे जज साहब आप भी तालियां बजाइए। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि जो जज पद पर आसीन होते हैं वे तालियां नहीं बजाते। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। एक मीरा थी प्यार खाती पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार खाती पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई। अच्छा पीछे आदरणीय खड़े होकर मेरा वीडियो बना रहे हैं। सर इस उम्र में आप मेरा वीडियो बनाकर करोगे क्या? वो इसलिए बना रहे हैं कि आपको केवल वीडियो ही बना सकते। सुनिएगा कि डीपी जिसकी देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख कर होते रहे निहाल। जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। अच्छा इस बात पर तो दादा ने भी तालियां बजाई है। दादा 2 पंक्तियां मेरी आपके लिए कि भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो। घंटे भर से चूम रहे हो क्यों दादी का फोटो। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई रे बावरिया। अच्छा चुनाव और मंत्रियों पर यहाँ बहुत सारी बातें हुई। मैं भी 2 पंक्तियां सुनाती हूँ। किस पार्टी के लोग कहाँ बैठे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कभी लगा रखती हूँ इसलिए सुनाती हूँ, सुनिएगा और आपको आनंद आएगा। ये मेरा दावा है कि दौड़ दौड़ कर एक छबीला देखो भारत जोड़े। अच्छा है। समझ में आया हो तो एक बार तालियां बजाओ। बहुत अच्छा है कि दौड़ दौड़ कर एक छबीला देखो भारत जोड़े। घोड़े पर तो नहीं चढ़े पर बने हुए हैं घोड़े। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। अच्छा दूसरी पार्टी के लोग बिल्कुल नाराज ना हो, मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ। ये 2 पंक्तियां उनके लिए सुनिएगा कि खाली गैस सिलेंडर देखो मांग रहा है पानी, खाली गैस सिलेंडर देखो मांग रहा है पानी। कहाँ गई चूड़ी खनकाती स्मृतियां रानी। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई। भजन समाप्त, तालियां बजाइए। हमारे पड़ोस में एक वकील साहब है गुप्ता जी, सत्य घटना बता रही थी। सुनिएगा जी। एक दिन मैं गई उनके घर पे तो अपने बेटे को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे थे। मैंने गुप्ता जी से पूछा कि गुप्ता जी बेटा इतना बड़ा हो गया है, वकालत कर ली है, वकील हो गया है, फिर आप इसे पीट क्यों रहे हैं? तो वो मुझसे बोले कि भुवन मोहिनी जी आप कविता का हृदय रखती है, व्यवसाय नहीं समझती है, आपको नहीं मालूम कि ये केस जीत कर आया है। मैंने कहा ये पूरा तो सुन ले। इसे पिछले साल का समझ में आया है। नहीं सच है, मैंने उनसे पूछा कि ये तो केस जीत कर आया है तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, मिठाई बंटवानी चाहिए और आप इसे पीट रहे हो। तो वो बोले कि भुवन जी ये वो केस जीत कर आया है जिसे हम 15 साल से चला रहे थे, तो अब इसे मैं पीटू नहीं तो क्या करूं? तो ऐसे वकीलों से मैं क्यों रहती हूँ। अच्छा इधर जो एक सप्लीमेंट्री का पास चिल्लाया था, नहीं मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। मोहब्बत में भी क्या परफेक्शन मांगते हैं, ब्रेकअप करो तो ब्रेकअप का रीजन मांगते हैं, और ये लड़के भी होते हैं खाली सिलेंडर की तरह, ऑफ सीजन में भी ऑक्सीजन मांगते हैं। ये किसी बीज के वृक्ष बन जाने की शुरुआती संभावनाओं के दिन है। मेरा कस्बा छोटा सा है तिलकवा,
उसके लोग पूरी दुनिया में जाते हैं तो यही कहते हैं, कोई पूछता कहाँ के हो, कि गाजियाबाद के पास पिलखवा के हैं। कुमार विश्वास को जानते हो? वो हमारे गांव का है। जबलपुर बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन जबलपुर के लोग आजकल पूरी दुनिया में जाते हैं। और कोई पूछता है कहाँ से आए हो, तो कहते हैं नर्मदा के किनारे बड़ा प्रसिद्ध शहर है जबलपुर, बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं। आजकल वो लंबा सा लड़का संदीप भोला जो टीवी पे आता है, वो भी हमारे जिले का है। मैं चाहता हूँ महाकौशल के उस लाल के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिएगा। जो कि मैं आपका भैया करंट भी मांग रहा था, कोई बात नहीं, तो दिल से दिल मिला। हाँ, दिल से दिल तो हमारे मिले ही हुए हैं। आप सबकी तरफ से मैं हिंदी वाचिक परंपरा के पिछले 100 साल के सबसे बड़े सुपरस्टार के समक्ष खड़े होकर के उनका स्वागत करता हूं अपने अंचल में। आपका प्रतिनिधि होने के नाते जब पूरे देश दुनिया में जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं ये मध्य प्रदेश के हैं, ये जबलपुर के हैं, और ये मेरा कार्य क्षेत्र कर्म क्षेत्र रहा है। तो एक बार मेरी तरफ से स्वागत की तालियां दे दीजिए। दोनों हाथ खड़े करके, एक हाथ नीचे मत रखिएगा। यहाँ मैंने जबलपुर में चाचा डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे चाचा हैं, हालांकि लगता मैं एक सूचना देता। पिछले दिनों मैंने एक आयोजन किया जबलपुर में क्षेत्रीय कवियों का, जिसमें विंध्य और महाकौशल के सभी कवियों को आमंत्रित किया। तो ये आपके लिए एक अच्छी सूचना हो सकती है कि उसमें सर्वाधिक कवि जिस जिले से आए वो जिला था शहडोल, धनपुरी, बुढ़ार था। यहाँ के सर्वाधिक कवि आया वो आज यहाँ पर सदन में उपस्थित भी हैं। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय कमलेश जी, जब अगली बार ये कवि सम्मेलन हो तो आपके स्थानीय कवियों में से भी एक प्रतिनिधि कवि इस मंच पर होगा, तो मुझे लगेगा कि हमारा यहाँ आना, डॉक्टर कुमार विश्वास जी का यहाँ पर आना सार्थक हुआ। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार मेरी बात का अनुमोदन कीजिएगा। तो इससे ज्यादा ज्ञान ध्यान की बातें नहीं कहूंगा मैं तो अभी बता देता हूँ कि तमाम देश दुनिया की यात्राएं की है, बस मेरे आपके और कुमार विश्वास जी के बीच में से तो मैं ही हूँ, और 10 या 15 मिनट आपके बीच रहूंगा। मुझे ही पता है आप किसको सुनने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए मैं अपना सीमित समय करूंगा। लंबी ये यात्रा, बुल्हान बड़ा विचित्र स्थान है, ये एरिया जहाँ पे हर दूसरे घर में एक नेता पाया जाता है। हाँ, मैं तो रेलवे स्टेशन पे उतरा तो मुझे बाहर निकलने में 10-15 मिनट मशक्कत करनी पड़ी। अच्छा, दरअसल एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उस पर 10-15 बाउंसर खड़े हुए आसपास। एक उसमें पता नहीं नेता टाइप का कोई आदमी बैठा होगा, बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल। मैंने कहा कोई बड़ा नेता होगा, तो जाकर के मैंने उत्सुकता जागी, तो जाकर के मैंने देखा। मैंने कहा भाई कौन है, तो समझ में नहीं आया कौन है। किसी ने पूछा तो कोई बता ना पाए, तो गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था पू पा पा ब्रैकेट में जज साहब पू पा ब्रैकेट में जज। मैंने कहा ये कोई महान आदमी लगते हैं, उनके बहुत खास व्यक्ति जो समझ में आके हाथ में माला लेके खड़े हुए थे। मैंने कहा भाई साहब कौन है ये महान व्यक्ति? कह ले आपने नहीं जानते आप? मैं नहीं जानते। ये पू पा जज क्या है? कह ले कुछ नहीं भाई साहब, ये बुल्हार है, हर दूसरा आदमी नेता है। मैं कहा मतलब तो बता। कह ले पू पा जज का मतलब है पूर्व पार्षद पति। और मैंने कहा ब्रैकेट में जज, कह ले जमानत भी जब्त। तो ऐसे भी लोग अपने क्षेत्र में पाए जाते। मुझे प्रारंभ करने की तालियां दीजिए जरा, थोड़ा मेरे पर देखिए। सपना में सांसद जी थे, उनको विधायकी का चुनाव लड़वा दिया। अच्छा, मैं बड़ा उतावला, मैंने उनके परम प्रिय मित्र से पूछा चुनाव परिणाम होने के बाद, बेचारे हार गए थे। तो मैंने पूछा भाई क्या चुनाव परिणाम आया? क्या फूक फूक के जवाब दिया। मैंने कहा भाई चुनाव परिणाम क्या रहा? पहले गुरदी सुदीप भाई सांसद जी विधायक होते होते बचे। अद्भुत था। और उसके पहले जब कमलनाथ जी की सरकार जैसे ही बनी थी, उस समय मेरी बेटी के एग्जाम चल रहे थे। इन लोगों राजनीति के चक्कर में मेरी बेटी के 5 नंबर कर गए परीक्षा में। अच्छा, दरअसल प्रश्न ही ऐसा आ गया था। प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बताओ। ए कमलनाथ जी, बी दिग्विजय सिंह जी, सी ज्योतिरादित्य जी, डी मामा जी। कमलनाथ जी थे, मेरी बिटिया कमलनाथ जी में टिक करके आ गई। अब जब तक कॉपी चेक होके आती तमसोमा ज्योतिर्गमय हुआ, तो 2 सिचुएशन लिखी, छोटी छोटी सिचुएशन मध्य प्रदेश की सुना देता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे ना निंदिया, ओ
किए बैठे थे बंद दरवाजा दिग्गी राजा। तो साथ सुनिएगा, दिग्गी राजा बजाते थे बाजा, दिग्गी राजा बजा रहे बाजा। हो जो तीरा किसके सिंधिया तो आवे ना निंदिया, कि नाथ जी के हाथ लगी सत्ता की दुल्हनिया, मामा जी की बन कर डाली रे तो कन्या। सोचा था झूम के बारात निकलेगी, और मानो का निकला जनाजा। दिग्गी राजा बजाते थे बाजा। उसके बाद सिंधिया जी गए, सिंधिया जी ने मैं दौजा, निपट गए मुख्यमंत्री। तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह में क्या बातचीत हुई, मन से सुनना, मैं मन से सुनाता हूँ। इसमें कुछ एक ऐसे व्यंग हुए जो कि होना चाहिए, सुनना। दोनों की बातचीत चल रही है, कमलनाथ जी से दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, हाँ कमलनाथ हाय कमलनाथ रे, बड़ा धोखा हुआ अपने साथ रे, कर गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हाथ रे। कमलनाथ 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 रे, सत्ता फिसलती ना हाथों से अपने, उन्हें क्यों इग्नोर कर दिया। मौके पे चौका लगा सिंधिया जी ने 1-2 का फोड़ कर। व्यंग की पहली पंक्ति देता हूँ, समझना चाहता हूँ क्या व्यंग समझने वाले कितने हैं। 1-2 का फोड़ कर दिया, एक झटके में सारे हिसाब हो गए, एक झटके में सारे हिसाब। आगे की पंक्ति की तालियां मानता हूँ, सही बोलूं तो, एक झटके में सारे हिसाब हो गए। कल से महाराज अब भाई साहब हो गए। आए रे कमल वालों ने ढूंढ लिए हाथ रे, कमलनाथ कमलनाथ कमलनाथ। कि फिर मोदी सरकार है, संग नीतीश कुमार है, 400 के पार है। अरे दीदी से तकरार है, नायडू जी से प्यार है, 400 के पार है। ना 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 नहीं, फिर मोदी सरकार है। अरे यूपी बिहार और यूपी में आधी से ज्यादा निपट गई, पंजाब में तो पूरी सिमट गई, हरियाणा और राजस्थान में रपट गई है। पावरफुल पवार है तो जोर से बोलो, पावरफुल पवार है। राहुल भी दमदार है, 400 के पार है। ये प्रयोग करते हैं। अच्छा, क्या चुनाव परिणाम आए, विज्ञान में भिन्न सिचुएशन होती है। सारे खुश, मोदी जी खुश, राहुल जी खुश, नीतीश जी खुश, अरे ईवीएम तक खुश। सर्वाधिक दुखी वो हमारे केजरीवाल जी बेचारे चुनाव प्रचार करने आए थे, वापस करके चले गए। तो मैंने लिखा, उनके ऊपर लिखा, पिछले 15-20 दिन से खामोश बैठे, कोई बयान नहीं आया। तो मैंने पूछा कुशल से, मैंने कुशल यार ये खामोश को बैठे हैं, कहले भैया हो सकता है लस्सी समझ के फेविकोल पी गए। तो मैंने लिखा कि जुल्म कर डालो, तो तालियों की ताल देंगे तो मजा आएगा। जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, जुल्म कर डालो, सितम कर डालो। ईदी ने
कर दियो लाल जुल्म कर डालो, फंस गए केजरीवाल कर डालो, इन्हें अपने पाप लगे हैं। अगली पंक्ति में तालियां दीजिएगा, सही बोलूंगा कि इन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के शाप लगे हैं। अच्छा, करेक्शन करता हूँ, छोटी सी करेक्शन है बुहार वालों, मेरी हिम्मत पे तालियां देना, सही बोलने पर तालियां मारता हूँ। मैं देखता हूँ कौन लोग मेरी कविता को ध्यान से सुन रहे हैं। जुल्म कर डालो रे सितम कर डालो, ईडी ने कर दियो लाल जुल्म कर डालो, इन्हें अपने पाप लगे हैं, इनके भी शाप लगे हैं। अरे इन्हें अपने पाप लगे हैं, इनके भी शाप लगे हैं, अब पीते अपने गाल जुल्म कर डालो। जिसे रात को कविता पढ़ते हुए 1:30-2 बज जाएगा, जबलपुर पहुंचते पहुंचते 4 घंटे लग जाएंगे, कार में बातचीत करते कभी निकल जाएंगे, फिर 9-10 बजे की फ्लाइट होगी, उड़ जाएंगे, तो रात तो काली हो गई, तो नींद आएगी उस 1 घंटे की फ्लाइट में, बॉम्बे की झांकी भी होगी। फिर जब उतरेंगे तो कोई पूछेगा एयरपोर्ट पे कि कहां से आ रहे हैं कुमार जी, तो याद नहीं रहता, या तो मैनेजर से पूछ कह रहे भाई कहाँ थे, तो बताएगा सर बुढ़ार में थे वहां शेड्यूल में, या फिर बोर्डिंग पास देखते कि कहां से चढ़े हैं। मुझको अब शहर याद रहते हैं उनके नागरिकों से मिली मोहब्बत से, कितना प्यार मिला। मुझे याद रहता है वो छोटे छोटे कस्बे याद रहते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगले कुछ सालों में ये जो मेरे साथ शर्तें जुड़ी हुई हैं कि इतने लाख रुपए लगेंगे, ये प्रेसिडेंशियल सूट लगेगा, हवाई जहाज लगेगा, चार्टर लगेगा, मैं इससे बाहर आ जाऊं। और मैंने अपने ऑफिस को भी बोला है कि 2-4 साल और करवा लो, इसके बाद ये मन होना चाहिए कि ना होटल चाहिए न जहाज चाहिए, बस कोई बुला ले और सुनने वाले हो, रात भर सुनाया जाए जहां मन हो वहां। पर हम गरीबी से आए हुए बच्चे हैं, हमारे पिताजी ने हमारे मन में बचपन से गरीबी के खौफ भरे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, फर्स्ट नहीं आओगे तो घर कैसे चलेगा, पंचर बनाओगे, वो वाला नहीं जो तेरा वाला था, इसकी दुकान पे नौकरी करोगे जो तुम्हारा दोस्त है। तो हम सब लोग आर्थिक असुरक्षा के मारे हुए हैं। अब आर्थिक असुरक्षा दूर हो गई, माता सरस्वती की छोटी बहन लक्ष्मी ने बड़ी कृपा की, जो किसी को नहीं मिला हिंदी में वो मुझे दिया, उसने दोनों हाथ उसे लुटा के दिया, और आप उसके माध्यम बने। लेकिन वो बचपन से जो आदत दिल में पड़ गई कि मैं अपनी बेटी को देखता हूं तो मुझे उससे बड़ा रश्क होता है, वो विदेश पढ़ी, अच्छी नौकरी की, अपना व्यापार करा, वो पैसा खर्च करते हुए सोचती नहीं है। वो बाजार जाती है, उसको 50,000 रुपए की चप्पल दिखती है तो वो कहती है हाँ ये पैक कर दो। वो मेरे अंदर का मास्टर का बेटा वो सोचता है कि बाटा के जूते दिलाए थे 19 रुपए के पिताजी ने, और वो फुटबॉल में खेलने में गिरने की वजह से आगे से फट गए थे, तो पिताजी ने दूसरे नहीं दिलाए, कहा कि इसे कल्लू की दुकान पे ले जाओ, इसमें 2 टाके लगवाओ और साल भर इससे चलाओ। तो साल भर उस फटे हुए टाके वाले जूते में मैंने क्लास पढ़ी, और फिर मैंने ये सोचा कि जो शहर के सेठ हैं उनके लड़कों के सामने आगे बढ़ने का क्या तरीका है। तो मैंने सोचा कि इन सेठों के बेटों के पास पैसा है, लेकिन इसके पास कविता नहीं है, इसके पास शायरी नहीं है, इसके पास मोहब्बत नहीं है, इसमें एनर्जी लगाओ। वक्त बदला, जो सेठ के लड़के के पास था वो मेरे पास आज है, लेकिन जो मेरे पास है वो उसके पास तो तुझी से भोर हो जाना, कि तुझी में शाम हो जाना, तुझी से भोर हो जाना। देखो बुढ़ार के लोगों, इधर हमारे कुछ दो उत्साही पत्रकार थोड़ा चिल्ला रहे थे, ऐसा नहीं कि आपसे नाराज थे, ऐसा कुछ नहीं है। हमको ये पता है कि, मुझे कम से कम पता है, आपको बताओ ना बताओ, मुझे पता है कि मैं जो भी वक्त जी रहा हूं वो इतिहास बन रहा है। ये जो टीवी रिकॉर्ड कर रहा है, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ये 200 साल बाद देखा जाएगा, 250 साल बाद देखा जाएगा। मैं अच्छा कवि था, बुरा कवि था, अच्छा नागरिक था, बुरा नागरिक था,
मैंने राजनीति में जाके गलती की कि बाहर आके गलती की, ये वक्त तय करेगा। लेकिन हम और आप इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं, इसलिए मैं किसी शहर में जाता हूं तो मुझे सुना नहीं जाता, जैसे त्योहार मनाए जाते हैं ऐसे मुझे मनाया जाता है। हाँ, ये मैं हरनेक के साथ आया, आपके बेटे के साथ। कितना प्यारा बच्चा है, उसने कितनी अच्छी बात नेशनल इंटीग्रेशन की, पंजाब की समस्या की, सब पे की, और तमाम पगड़ियां यहाँ बैठी हैं। एक भी पगड़ी महफिल में आ जाए तो मुझे लगता है कि गुरु गोविंद सिंह जी की श्रद्धा यहाँ पर आ गई है, गुरुद्वारा यहाँ पर आ गया है। जिंदाबाद। कि जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। क्या बात है, अच्छी बात है। एक पंक्ति मैं आपकी पगड़ी को समर्पित करता हूं, उसको सुनिएगा। कि जो दो दिल एक कर देता है असली प्यार होता है, सनम को ही खुदा समझे वही स्वीकार होता है। वाह वाह। दार कहते हैं फारसी में फांसी को, और सर कहते हैं सिर को। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि भारत की आजादी में आधिकारिक रूप से भारत के लिए बलिवेदी पर जो फांसी चढ़े उनमें सबसे ज्यादा ताकत और सबसे ज्यादा संख्या सरदार माओ की बेटों की है, सिख माओ की कोख से पैदा हो। जितने भी मेरे सिख भाई बैठे हैं, जितनी पगड़ियां बैठी हैं, इनके सम्मान में अगली दो पंक्तियों में पूरा सदन गूंज जाए तब कहता हूं कि जो दो दिल एक कर देता है असली प्यार होता है, सनम को ही खुदा समझे वही स्वीकार होता है। वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे, तैयार रखना हाथ। वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे, वो भारत माँ का असली लाल ही सरदार है। सोनिहाल। वो भारत माँ का असली लाल ही सरदार होता है। सुनेगा, एक गीत आपको विशेष रूप से सुनाता हूं, आनंद के साथ सुनिएगा। राम जी का जिक्र चला, सुदीप भोला ने कहा कि भगवान लौटे हैं। अयोध्या में चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी। बड़ी गालियां अयोध्या के लोगों को फेसबुक पे लोगों ने लिखी, मैसेज भेजे। अगर आप भी भाजपा के कार्यकर्ता हो, वोटर हो, प्रधानमंत्री जी मेरे बहुत पुराने श्रोता हैं, उनका बड़ा स्नेह है, बड़ी कृपा है, बड़ा प्रेम देते हैं। लेकिन आपसे निवेदन करता हूं, एक चुनाव में किसी एक सीट के हार जाने पर अगर आप भगवान जिस मिट्टी में लेटे हैं उसको गाली देते हैं तो आप आस्तिक तो नहीं है, खूंटे पर बंधे हुए कुछ अलग प्रकार के व्यक्ति आ रहे हैं। अच्छी बात। वाह वाह। होती रहती है, हार जीत हो गई होगी, चलता है। लेकिन अयोध्या जी अयोध्या है। मैं अयोध्या जी जाता हूं तो आपने देखा होगा मुझे, मैं कभी चप्पल नहीं पहनता। मैं गया था टाइम्स के शूट के लिए 23 दिसंबर को, भयंकर ठंड थी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड था और सड़कें सरयू जी की जल से धोई गई थी। मैं पैदल था। तो हमारी एक कवियत्री बिटिया है कविता तिवारी, टाइम्स नाउ पर प्रोग्राम आया था, उसने मुझसे पूछा कि चाचा आप चप्पल क्यों नहीं पहनते, आप वैनिटी वैन में चप्पल उतार आते। मैंने कहा बेटा मैं लालची हूँ। बोले मतलब? मैंने कहा मैं ये सोचता हूँ कि प्रकृति में इतनी प्रलय आई, मिट्टी ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन पैदल चलो, क्या पता जिन चरणों की रज छूने से एक पत्थर स्त्री में तब्दील हो गया था, उस राघव के चरणों की धूल मुझको छू जाए तो मेरा भी जीवन चल जाए। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। राम किसी सरकार का नाम नहीं है, राम दुनिया का सबसे असरकारी नाम है। जब भगवान अपने विग्रह में लौटे तो हमको आमंत्रित किया गया, आप लोगों ने टीवी पर देखा, आप सौभाग्यशाली हैं। हमारे कटनी के संजय भैया भी मिले हमें वहां, सब 5000 लोग थे। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण लोग हैं सोफे पर हैं, जो पीछे से घुसे हैं वो कुर्सी पर हैं। लेकिन वो भगवान का दरबार था कि देश का महानायक भी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा था और देश का सबसे बड़ा सेठ भी 4 कदम दूर कुर्सी पर बैठा हुआ। क्या बात है, वाह वाह। जब राम अयोध्या लौटे इस बार तो सबने कविताएं लिखी, सजा दो द्वार गलियों में, फूल बिछा दो, ऐसा बिछा दो। मुझे लगा, मुझसे भी कहा गया आप भी गीत लिखिए। प्रधानमंत्री जी रोज एक गीत ट्वीट करते थे, मुझे भी आग्रह आया कि आप तो कवि हैं, आप भगवान पर एक गीत लिखिए, भगवान अयोध्या लौट रहे हैं। जितनी महिलाएं बैठी हो, बेटियां बैठी हो,
वो सब इस बात पर मुझे तालियां देंगी। मुझे लगा ये तो अन्याय है। क्या केवल भगवान ही अयोध्या लौटे हैं 14 साल बाद? उनसे ज्यादा कष्ट उठाकर मेरी माँ भी तो लौटी है, माता सीता भी तो वापस आई है, उन पर भी तो कोई गीत रखना चाहिए। आपकी तालियां कम की थोड़ी, पर हमारी आदत पड़ गई है। ये जितनी महिलाएं बैठी हैं इनसे पूछिए घर में कि बेटे को कौन सी सब्जी पसंद है, ये 1 मिनट में बता देंगे कि पनीर पसंद है। पति को कौन सी सब्जी पसंद है, तुरंत बता देंगे भिंडी पसंद है। ससुर को कौन सी सब्जी पसंद है, तुरंत बता देंगे। पर इन 3 पीढ़ियों को एक साथ बिठा के पूछिए कि इस बहू को क्या पसंद है, कौन सी सब्जी पसंद है, ये बता नहीं पाएंगे। क्योंकि वो महिला ही होती है जो आपकी पसंद के लिए अपनी पसंद कुर्बान कर देती है। परिहास में दिनेश ने बात कही कि प्रेम विवाह करना अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी हो। इस देश में न जाने कितनी तुलसी के वट की तरह, तुलसी के चौरे की तरह पवित्र लड़कियां नागफनियों के आंचल में लिपटकर पूरी जिंदगी इसलिए सोती रही कि माता पिता को सुख मिले, समाज को सुख मिले, कहीं कोई बात नहीं। मुझे लगा कि जब माता सीता लौटी होंगी तो सीता जी ने भी तो कुछ कहा होगा। मैं उनकी ओर से गीत पढ़ता हूं जी। ये कोयलांचल है, विंध्याचल के पास लगता है, यहां से तो भगवान गुजरे हैं, उनके चरण आपके पास से पड़े, आप तो सौभाग्यशाली हैं। लंका का अतिथि गृह है, संध्या का समय है, रावण मारा जा चुका है, त्रैलोक्य में भगवान की विजय के झंडे गड़े हुए हैं, सब उनको प्रणाम कर रहे हैं और भगवान का चेहरा उदास है। सुबह को लक्ष्मण पूछते कि भैया ये तो सोने की लंका है, आपने रावण को मार दिया, भाभी को मुक्त कराया, आप उदास क्यों हैं? कहते हैं कि ये सोने की तो है, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये सोने की है लेकिन मुझे तो अयोध्या याद आती है। उधर सीता की तरफ शाम को देखते हैं तो सीता भी यही कहती हैं। अब क्या कहती हैं इसको मेरे साथ गाइए, आइए इसको ऐसा बना दीजिए न भूतो न भविष्यति। हो सकता है भविष्यति तो हो, मैं अहंकार की बात क्यों कहूं, मुझसे अच्छे तो आएंगे ही कहने वाले, लेकिन आज मेरे पास जो सबसे अच्छा है वो मैं सुनाता हूं। पहली पंक्ति को उठा लीजिए, गा लीजिए और याद करिए कि कैसे 22 तारीख को ये दिन निकला था। किसी पार्टी के लोग हो, 22 तारीख का दिन भारतीय इतिहास में अमर हो गया है। 22 जनवरी इसलिए नहीं कि मंदिर बना, इसलिए कि 500 वर्ष बाद इतिहास ने खुद का ऑटो करेक्शन किया है। जब सामने विग्रह आया तो मैं रो रहा था, आपने देखा होगा टीवी पे सब जगह चैनल चल रहे थे, हम सबसे आगे बैठे हुए थे। तो मेरे घर वालों ने मुझसे रात को फोन करके पूछा, मेरे भाई ने मुझे रो क्यों रहा था भाई इतनी जोर से? तो मैंने उनसे तो नहीं कहा, आपसे कह रहा हूं। 500-600 साल पहले बगदाद के पार के जिन विधर्मियों ने, जिन मूर्खों ने, जिन हिंसक और बर्बर लोगों ने ऊंट की पीठ पर चढ़कर हमारे मंदिरों को तोड़ा, वो इसलिए नहीं तोड़ा था कि हमारी आस्थाओं को खंडित करना था, वो तो एक उद्देश्य था ही। इसलिए तोड़ा कि उन्हें पता था कि हिंदुओं के मंदिर में सोने बहुत हैं, हीरे बहुत हैं, इसको लूट ले जाओ तो अमीर हो जाओगे। जब भगवान का विग्रह प्रकट हुआ और उद्घोषक चंपत जी भाई साहब ने बताया कि भगवान के श्री शीश पर जो टीका लगा हुआ है, ये सूरत के व्यापारियों ने हीरे भेजे हैं और ये 450 करोड़ मूल्य के हीरे हैं, इतने कैरेट के हैं। भगवान के श्रीकंठ पर जो माला पड़ी हुई है, इसमें 1100 करोड़ के हीरे हैं, जो उनके 7 दरवाजे हैं, इनमें 600 करोड़ का सोना है। तो मैंने एक बात सोची, कलेजे से निकली है, आंसुओं के बीच निकली। मैं आपकी तालियों में गर्मी और गुस्सा देखना चाहता हूं। मैंने कहा, वाह रे राघवेंद्र सरकार, जिन मूर्खों ने, जिन बर्बर लोगों ने इस लोग में तेरा घर तोड़ा था कि उन्हें हीरा मिल जाएगा, वो आज भी कटोरा लेकर दुनिया से भीख मांग रहे हैं और तेरे माथे पर हजारों जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। और ये जो हीरे हैं, ये किसी सरकार के अनुदान पे नहीं है। ये दिन भर रिक्शा चलाने वाले आदमी ने नवाबगंज में, अमीनाबाद में, जबलपुर के तमराई चौक पर, फवारा चौक पर दिन भर में जो 50 रुपए कमाए हैं, उसमें से 11 रुपए का चंदा दिया है, तब जाकर ये हीरे लगे। हमने चढ़ाया। महारानी लौटी है, लौटना चाहती है,
अपने पति से लंका में क्या कहती है मेरी माँ भारतेश्वरी सीता? पहली पंक्ति, जितनी में महिलाएं बैठी हैं, मेरी भाभियां बैठी हैं, वैसे भी सावन आने वाला है, देवर उपहार लेकर आया है, न कमरा जान पाता है, न अंगड़ाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है, भौजाई समझती है। कि चलो अब, गाना मेरे साथ, माता सीता कह रही है कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब। पीछे वालों, तुम्हें कलेजे से लगाने का मन है, तुम पीछे रह गए। अगली बार तुम भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश करूं कि तुम आगे आ सको। और ये सोफे वाले, इन्हें तो पीछे पहुंचा ही देंगे हम, चिंता मत करना। कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब। जन जन के हित इस निर्जन में, उठाना पंक्तियां, तालियां टूट के आए अगली पंक्ति पर, और आपका स्वर भी। जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में, हमने उम्र गवाई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब, चलो अब। तालियां उठा देना। कि सरयू के तट बिलख रहे हैं, गाओ। सरयू के तट बिलख रहे हैं, रस्ते रसता निरख रहे हैं, रस्ते रसता निरख रहे हैं, सांसें देवर संग सहेली, सांसें देवर संग सहेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली। बाबा, साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, क्या बात है, साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, अवधपुरी की मुझको निस दिन यादें बहुत सताई, चलो लौट चले रघुराई, चलो अब, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब। अच्छा, राम जी तो बन गए, उनको वनवास मिला, सीता जी क्यों चली गई? उनका तो वनवास भी नहीं मांगा। लेकिन ये महिलाएं बैठी है, पति कहता है ये वाला प्लॉट बेचने में भलाई है, साइन कर दे, साइन कर देती है। ये वाला प्लॉट खरीदने में भलाई है, साइन कर दे, साइन कर देती है। पति की हर इच्छा को अपनी इच्छा मानने वाली महिलाओं का चरित्र सीता ने गढ़ा है, मेरी माँ ने गढ़ा है। पंक्ति सुनना कि देवों का दुनिया का सपना। मैं महिलाओं से विशेष रूप से आशीर्वाद चाहता हूं। ये प्रथम नागरिक हैं आप, इसके बाद भी प्रोफेसर्स बैठी हैं, डॉक्टर बैठे हैं। मेरी श्रीमती जी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी, आजकल वो एक बड़े संवैधानिक पद पर हैं। दावा कर सकता हूं, अगर 1 लाख रुपए दूंगा अगर आप उनसे सही सही उनकी तनख्वाह बतवा दो। उन्हें नहीं पता क्या आवश्यकता है, ठीक है सब सही चल रहा है, ये आदमी जो ठीक करता है, रात रात पर गाता है, करता है, ठीक ही करता होगा। इस विश्वास का भरोसा नाम है माता सीता का वो व्यवहार, जिसमें वलकल पहने हुई एक सती के आगे दुनिया का सोना हार गया, चांदी हार गई, लंका। देवों का दुनिया का सपना, गाओ बड़ार वालों, देवों का दुनिया का सपना तुमने मान लिया था अपना। जो मेरे इस्लाम मानने वाले दोस्त बैठे हैं, जो जहीर बैठा है, जो नसीम बैठा है, जो अखलाक बैठा है, जो अफजाल बैठा है, तुम सब भी मेरे साथ सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि मैं जिसके बारे में पढ़ रहा हूं वो तुम्हारा भी बुजुर्ग था, मेरा भी बुजुर्ग है, हम दोनों का साझा बुजुर्ग था। क्योंकि जगह बदलने से रिश्ते नहीं बदला करते, लकीर खींचने से पुरखे नहीं बदला करते। देवों का दुनिया का सपना
तुमने मान लिया था अपना। सीता जी की दो पंक्तियां मुझे मेरी माँ की याद दिलाती है, मैं रोता हूँ, आप भी उसी आंसू के साथ सुनिएगा। तुमने मान लिया था अपना, पर मेरी सांसों ने माना, केवल नाम तुम्हारा जपना। भाग्यहीन जग कुछ भी माने। ये जो घड़ा तुम्हारे मन में सवार हुई है कि तुम एक लड़की के कान पे झापड़ मारते हो, तुम किसी की मृत्यु पर हंसते हो। कोई भी मर जाए, नीचे 1000 प्रसन्नता के कमेंट हैं, इधर वाला मर जाए, इधर वाला मर जाए। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, सोशल मीडिया पर गंदगी मचाने वाला अगर एक भी बच्चा बैठा हो, किसी के शव पर गिद्ध खुश होता है और कोई खुश नहीं होता। अपने अंदर पहचानो कि तुम्हारे अंदर कौन है। तुमने मान लिया था अपना। राम पर सवाल। ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं। दिल्ली में तो एक पूरा विश्वविद्यालय ज्ञानियों का, उसमें ज्ञानी पैदा होते हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं उसे। मेरे को हवाई जहाज में एक मिल गया था, 32-33 साल का लड़का मुझसे कह रहा था, सर आपके बड़े फैन थे हम, दीवाना कहता है कि आपने क्या शुरू कर दिया, राम वाम। मैंने कहा राम वाम नहीं होता, राम इधर है वाम उधर है। राम वाम नहीं होता, राम काम होता है। बोले आपका भगवान अजीब था, वो सोने के हिरन के पीछे भाग गया, उसे पता नहीं था ये सोने का हिरन नहीं होता। मैं चुप रहा, मैंने कहा बात करते हैं। थोड़ी देर में उसका पीछे से बच्चा आया, सुदीप 1.5 साल का बच्चा, और वो बच्चा आके अपने पापा से बोला पीछे की सीट से कि पापा चूचू आ रही है। तो अपने बच्चे से बोला अच्छा मेरे बेटे को चूचू आ रही है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्लास में इसी भाषा में पढ़ाते हो? बोला नहीं, ये तो मैं बच्चे के मन रखने के लिए अभिनय कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जब तू अपने बच्चे के मन रखने के लिए अभिनय कर रहा था, तो हमारा बाप भी अपने बच्चों का मन रखने के लिए अभिनय कर रहा है। भाग्यहीन जग कुछ भी माने। राम के सोने के हिरन के पीछे जाने को सीता जी की ओर से एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। इस बार तालियां मत बजाना, इस बार इस हथेली पर उसी ज्ञानी का चेहरा देखना। भाग्यहीन जग कुछ भी जाने, भाग्यहीन जग कुछ भी जाने, मैं मानी या बस तुम माने, सोने के माया मृग पीछे। तैयार हो जाओ। सोने के माया मृग पीछे, प्रभुता क्यों बोराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब पीछे वालों चलो अब, चलो अब लौट। आखिरी बंद पढ़ता हूं, इसमें थोड़ा गुस्सा हो सकते हैं, पत्रकार भी अन्यथा ले सकते हैं कि क्या बात कही गई। मुझे पता भी नहीं कि आयोजकों में किस दल के कौन लोग हैं, फिर भी पढ़ रहा हूं। ये सीता जी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। कि तुमने सबको महल दिलाए। दाद कमाई इस लाइन पर। सुग्रीव को भी दिलाए, विभीषण को दिलाए, और इस बार भी जो महल मिला है 241 का वही राम जी का दिलाया हुआ है। कि तुमने सबको महल दिलाए। अगली लाइन में धीमे से पढ़ूं, गुस्सा ठीक हो तो हर जाति धर्म के लोग तालियां बजाएं। कि तुमने सबको महल दिलाए, कहाँ किसी के भवन गिराए। तुमने, बात अच्छी थी, कुछ लोग खामोश रह गए। तुमने सबको, ये पगड़ियां बैठी हैं जिनके सम्मान में मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी। महाराजा रणजीत सिंह की तलवार जब उठती थी तो बगदाद के पार पठानों के नारे ढीले हो जाते थे। लेकिन एक गुरुद्वारा ढूंढ कर ला दीजिए जो दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया। जैन धर्म के लोग बैठे हैं, 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। ऋषभ देव जी से लेकर महावीर जी तक जो परंपरा आती है भगवानों की, एक जिनालय ढूंढ कर ला दीजिए जो दूसरे के मंदिर को तोड़कर बनाया गया हो। ये कौन जाहिल थे? इन्होंने किस तरह से किताब पढ़ी थी? ये कौन मूर्ख थे
जो सोना लूटने के लिए मजहब को ढाल बनाते थे। और इनसे ये पूछने की हिम्मत केवल कभी करता है राजनीति तो कर नहीं सकती, पता नहीं किधर बैठना पड़ जाए, पता नहीं किधर जाना पड़ जाए। कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, हमारे बड़े भाई प्रकाश पटेल जी की पंक्ति है, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। और जो खान साहब मेरे दोस्त बैठे हो, तुम भी ताली बजाना, क्योंकि जो जाहिल आया था 700 साल पहले उसने तुम्हारे परदादा के परदादा के परदादा को भी मारा था और मेरे परदादा के परदादा को भी मारा था। कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? कि तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए, कहां किसी के भवन गिराए, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, समझना और वाह करना, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने हम दोनों के धाम ढहाए। जो अयोध्या ना गए हो, मैं 22 तारीख को था, मेरी आंखों से अयोध्या दिखाता हूं। इस कविता का समापन भव्य करेंगे तो एक और सुनाऊंगा। फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने हम दोनों के धाम ढहाए। 5 सदी से सब व्याकुल थे, गुस्सा उठाओ, 5 सदी से सब व्याकुल थे, तुम उनके दुख में आकुल थे। आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने, दोनों हाथ खोल के तैयार रहना, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब, आवाज नहीं आई, चलो अब, दोनों हाथ अब उठेंगे। अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में रघुराई। नाच रही है दुनिया सारी, नाच रही है दुनिया सारी, नाचे तीनों भाई। अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई। तुलसियावर रामचंद्र भगवान। एक गीत और सुनाता हूं आपको, आपकी अनुमति हो तो एक बार तालियां बजा के मुझे बताइएगा एक साथ। एक गीत और सुनाता हूं आपको। कितने दिनों बाद ऐसा कार्यक्रम देखा जिसमें इतने हजार लोग हैं जो 7-8 बजे से बैठे थे और एक भी व्यक्ति नहीं मिला, सब अभी तक बैठे हुए। ये मोहब्बत है, ये है इश्क कविता का, ये है जादू कविता। हमने बड़े ठाकुर पर कविता सुनाई, एक छोटे ठाकुर पर भी कविता सुनाई, एक कन्हैया पर कविता सुनाता हूं। तो सावधान में प्रलयंकर पहुंचूंगा बनकर महाकाल, मैं रिपुसूदन ले तीक्ष्ण चक्र काटूंगा रिपु का कूट जाल। मेरा मुनिमंडल मन देगा, मेरा नवयौवन तन देगा, जीवन का मूल्य चुकाने को मेरा भामाशा धन देगा। बोलना। एक कविता सुनिए आपने, राम जी पर कविता सुनिए, कृष्ण पर कविता सुनिए, फिर आपको विदा से जोड़ता हूं। बीच में जो 2 लोग खड़े हुए मैंने इनका आदर स्वीकार किया, आप लोग बैठ जाएं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं आपकी समस्या समझता हूँ, रात में कई बार उठना पड़ता है, इसकी भी बाबा रामदेव गोली देते हैं। हाँ, चर्चा कर रहे थे विधायक जी, जज साहब, हमारे बारे में इतनी प्रशंसा इन कवियों ने कर दी, सब ऐसे हैं वैसे हैं। मैंने आपसे कहा कार्यक्रम के शुरू में, उधर आवाज नहीं बहुत हो रही बच्चों को, मैंने शुरू में आपसे कहा कि मुझे 34 साल हो गए, तो बोलने में तो यूं लगा कि 34 साल हो गए,
लेकिन हुए तो 34 साल में ही। मुझे याद है कि कटनी आने के लिए, जबलपुर आने के लिए केवल एक ट्रेन चलती थी, महाकौशल, अकेली ट्रेन चलती थी। उससे निजामुद्दीन में बैठो दोपहर को, अगले दिन सुबह उतरती थी, फिर रात को प्रोग्राम होता था, फिर अगले दिन बैठो, 3 दिन लगते थे उसमें, तब जाते थे उससे। ये यात्राएं हमने काटी हैं। कृष्ण को द्वारिकाधीश बनने के लिए जो तपन सहनी पड़ती है, उसको मंदिर में घंटा बजाने वाला उनका पुजारी नहीं समझता। हमारी फ्लाइट लेट थी, 1.5 घंटा लेट हो गई। एयरपोर्ट पे बैठे रहे, लॉन्च में मिलने वाले आते रहे, सिपाही फोटो खिंचाते रहे, जो अधिकारी आए थे वो फोटो खिंचाते रहे। अच्छा, आपका कितना भी मन खराब हो, जो फोटो वाला आता है तो फिर तो आप खड़े होते ही ऐसे, भाई साहब एक फोटो। उसके बाद फ्लाइट में चढ़े, जबलपुर की फ्लाइट थी, सभी परिचित थे, सभी एक एक करके फोटो खिंचाते रहे, फिर वही मुस्कुरा के। फिर वो लड़कियां जो एयर होस्टेस थी, उन्होंने कुछ गिफ्ट दिया स्वागत में, उन्होंने फोटो खिंचाया। फिर जबलपुर उतरे, 4 घंटे नॉन स्टॉप जाना था। बीच में एक जगह बहुत तेज लघु शंका के लिए रुके। वहां जैसे ही उतरे थे, बारिश हो रही थी तकड़ी वाली, जैसे ही उतरे थे, उस होटल के मालिक ने हमें देखा और उसने नमस्ते के लिए हाथ भी नहीं जोड़ा, पहले अंदर से मोबाइल निकाला। भाई साहब एक सेल्फी। मैंने कहा पहले मैं जरा सेल्फ हेल्प करी हूं, उसके बाद आपके साथ सेल्फी लूं। फिर हम चल के आए, इनके यहाँ रुके। अब इनके यहाँ रुके थे तो इनके 25 आदमी अंदर घुसे, 20 शहर के घुसे, कुछ कमलेश के घुसे। बस भाई साहब, ये फूफा जी का लड़का है, ये चाचा जी का लड़का है, ये हमारा साला, ये साले के साले का साला है। सब घेर लिए। मुझे 5000 रात हो गई, एक आयोजक ऐसा नहीं मिला जिंदगी में जिसने मुझसे ये कहा भाई साहब मन अच्छा ना हो तो कम सुनाना। जिसके यहाँ पहुंचे उसने कहा भाई जी आज जमा तो देर तक सुनाओ। आज चार्ली चैपलिन जो दुनिया का सबसे बड़ा मस्खरा था, देखो बूंद आई, शायद मेरे गीत किसी ने गाए हैं, इसीलिए बेमौसम बादल आए। के बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगर। जब तक सब नहीं बजाओगे ताली तब तक बादलों के साथ यही गाऊंगा। बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, सबकी अरदास पता है, सबकी अरदास पता है, रब को सब खास पता है, सबकी अरदास पता है, रब को सब खास पता है। जो पानी में घुल जाए बस उसको प्यास पता है, जो पानी में घुल जाए बस उसको प्यास पता है। बूंदों की लड़ी बिखरा दे, बूंदों की लड़ी बिखरा दे, अंबर में उजाले कर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया। अंतिम लाइन सुनिए, अंबर से अमृत बरसे, दादो अंबर से अमृत बरसे, अंबर से अमृत बरसे, तू बैठ महल में तरसे। जो आज नहीं आए भीगने के लिए उनको अंतिम 4 लाइन सुनाकर विदा करता हूं, क्योंकि बारिश आ गई वरना सुनाना कुछ और था। अंबर से अमृत बरसे, तू बैठ महल में तरसे, प्यासा ही मर जाएगा बाहर तो आजा घर से। अंबर से अमृत बरसे, तू बैठ महल में तरसे, प्यासा ही मर जाएगा बाहर तो आजा घर से। इस बार समंदर अपना, हाथ उठाकर, इस बार समंदर अपना, इस बार समंदर अपना बूंदों के हवाले कर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया भर दे, बादड़ियों गगरिया। एक बार हाथ उठा करके आयोजन कैसा लगा जरा बताइएगा, जोरदार तालियां।